तो Q2 के साथ ज़्यादातर कंपनियों के रिजल्ट आ रहे हैं और रिजल्ट का सीज़न चल रहा है। तो अगर मैं रिजल्ट को ओवरऑल एनालाइज़ करूँ तो ये समझ में आता है कि इंडिया के अंदर स्लो डाउन तो है। तो बेसिकली स्लो डाउन के अगर रीज़न देखें तो दो तरह से है, एक तो गवर्नमेंट की तरफ से, दूसरा कंज्यूमर की तरफ से। अगर लास्ट ईयर की आप जीडीपी की बात करेंगे तो उसमें 12% का कंट्रीब्यूशन था गवर्नमेंट स्पेंडिंग का। तो ये जो गठबंधन वाली सरकार है इसका वो उस हिसाब से स्पेंडिंग नहीं हो पा रहा है, तो स्पेंडिंग में लगभग 3% पीछे है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये वाली गवर्नमेंट। दूसरा स्लो डाउन है कंज्यूमर की तरफ से। अगर आप देखेंगे कि जो कंज्यूमर है, ओवरऑल पिक्चर ये है कि उसके हाथ में पैसा नहीं है। पहला सबसे बड़ा रीज़न है इन्फ्लेशन, दूसरा उसका सबसे बड़ा रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट, और तीसरा है हाई कॉस्ट ऑफ बोरिंग। यानी जो अपना रेपो रेट आरबीआई ने बढ़ा रखा है उसकी वजह से क्या है कि जो भी आप लोन्स पे ले रहे हैं, चाहे क्रेडिट कार्ड्स हो, कोई व्हीकल हो या होम लोन हो, कोई भी हो, सबकी कॉस्ट बढ़ी हुई है। कुल मिला के रिजल्ट ये है कि लोगों के हाथ में पैसा नहीं है। जब किसी भी इंसान या कंज्यूमर के हाथ में पैसा नहीं होगा तो स्पेंडिंग अपने आप स्लो डाउन हो जाती है। तो दोनों तरफ से स्लो डाउन है, गवर्नमेंट की तरफ से भी स्पेंडिंग नहीं हो रही है, आप इंफ्रा के रिजल्ट से देख सकते हो। दूसरी चीज़, कंज्यूमर की तरफ से स्पेंडिंग नहीं हो रही है। तो आज जो मैंने कंपनी कवर की है, जो मैंने 3 तरीके से बताई थी, एक सेक्टर ऐसा है जहाँ पे ग्रोथ है ही नहीं है, दूसरा है ग्रोथ है लेकिन कंपनी पूरी जान लगा रही है उसके बाद ग्रोथ आ रही है, तीसरा सेक्टर ऐसा है जहाँ पे ग्रोथ ठीक ठाक से है। तो अपना जो टारगेट है वही वाला रहने वाला है। तो आज मैंने जो कंपनी कवर की है सुप्रिया लाइफ साइंस के नाम से, तो ये कंपनी क्या करती है, ये एपीआई मैन्युफैक्चरिंग में डील करती है। एपीआई एक तरीके का केमिकल है जो कि आपकी जितनी दवाएं, ड्रग्स हैं, इनमें यूज होता है। जो कि आपकी, जैसे मैं एग्जांपल दूं, इसी कंपनी का 38 के करीब ये प्रोडक्ट बनाती है एपीआई के, उसमें आपके मेजॉरिटी जो है इसका जो केमिकल है वो यूज होता है आपका दर्द वाली पेन किलर्स जो है उनमें, दूसरा जो बेहोशी के लिए दवा यूज होती है उसमें, और आपकी एंटी एलर्जीज में, क्योंकि एलर्जी का मैं खुद पेशेंट रहा हूँ तो मुझे पता है कि कौन कौन सी कंपनी क्या करती है। तो एंटी एलर्जी जितनी भी दवा होती है उनमें इसका एपीआई यूज होता है। इसके अलावा विटामिन से रिलेटेड जो दवाएं होती हैं, एंटी अस्थमा से रिलेटेड दवा होती हैं, उनमें इसका केमिकल यूज होता है। लेकिन अगर इसके सेल्स का ब्रेकअप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 50% से ज़्यादा इसकी सेल्स ग्रोथ जो आती है वो पेन किलर से आती है, और जो बेहोशी की दवा जो ऑपरेशन करने से पहले दी जाती है उससे आता है इसका 50% से ज़्यादा ग्रोथ। और एपीआई के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अपना जो इंडिया है, जो आपका फार्मा में सबसे ज़्यादा, मतलब एक तरीके से देखो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में हम सबसे लीडरशिप प्रोफाइल पे हैं, लेकिन एपीआई इंडिया में रॉ मटेरियल नहीं मिलता, ये चाइना से अपने यहाँ पर आता है, चाइना हमको एक्सपोर्ट करता है। तो वी आर टोटली डिपेंड ऑन चाइना, ये आपको जानने वाली बात होगी, क्योंकि कल कुछ भी हो जाता है चाइना से तो एपीआई से रिलेटेड जितनी भी कंपनियाँ होंगी वो सब स्ट्रगल करेंगी। तो अक्रॉस द वर्ल्ड ये अपना एक्सपोर्ट करते हैं माल। इसमें अभी इन्होंने अपने जो प्रेजेंटेशन है इसमें एक चीज़ इन्होंने बताई थी कि एक यूरोपियन कंपनी है जिसके साथ इन्होंने एक्सक्लूसिव राइट लिए हैं, उसका एक्सपोर्ट 2027 से स्टार्ट होगा। और एक इनका प्लांट और है जिसकी जो इम्प्लीमेंटेशन जिसे कहते हैं प्रोडक्शन शुरू होगा 2025 से, तो जो अपनी जो कैपेसिटी है उसको भी बढ़ाएंगे। तो 38 के करीब ये प्रोडक्ट बनाते हैं, और अगर मैं Q1 Q2 का कंबाइन कर दूं तो 20% का सेल्स ग्रोथ है, 57% का प्रॉफिट ग्रोथ है। तो सेल्स में आप जब भी देखें तो ये ज़रूर देखें कि कंपनी जो बेच रही है सामान उसमें वो 100% कैश में दे रही है या फिर कुछ उधारी में। तो अगर मैं CFO अपॉन पैट इसका निकालूँ तो 0.75 है, यानी 100 रुपये का अगर माल बेचते हैं तो 75% ये कैश में दे रहे हैं, 25% उधार हैं। लेकिन इसकी सबसे बढ़िया चीज़ ये रहेगी कि ये जो उधार दे रहे हैं, क्योंकि डेट फ्री कंपनी है तो इसके सामने कॉस्ट की कोई दिक्कत आने, तो डेट फ्री कंपनी होने की वजह से इनके सामने कैश की वो शॉर्टेज आने वाली नहीं है। अदरवाइज कोई कंपनी अपना उधार में 25% बेचे तो उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज रहता है कैश कैसे जनरेट किया जाए, क्योंकि ये कंपनी उधार में बेच रही है और इसके पास डेट नहीं है, तो यहाँ पर कैश की शॉर्टेज नहीं होने वाली है। दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि 5,000 से ऊपर का इसका 5,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप है, और 75 करोड़ इसके पास कैश पड़ा हुआ है, विच इज़ वेरी गुड। और दूसरा चीज़ है इसका ROE 16% है। ROE का मतलब है कि अगर मैं 100 रुपये किसी जगह पे लगा रहा हूँ और उसमें मुझे 16 रुपये मिल रहे हैं तो मेरा ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी हुआ 16% का। तो यानी 16% का ROE है, विच इज़ गेटिंग इंक्रीज, और वो भी अच्छी चीज़ है। प्रॉफिट बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा। EPS 20 का है, PE 30 का है, यानी 31 पॉइंट कुछ का इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, और अर्निंग पर शेयर है 20 रुपये का। तो इन दोनों का कंपेयर करूं तो कंपनी बीच में खड़ी हुई है, ना तो ज़्यादा सस्ती है ना ही ज़्यादा महंगी है।
मैं इसका एक कंपैरिजन और करूँगा, वो कंपैरिजन इसके पीयर से होने वाला है। और दूसरा, हम इसके Q2 के बाद जो प्रेजेंटेशन है, कौन कॉल है जो पेंडिंग है अभी, वो आ जाती है, उसके बाद मैं डिसीजन लूँगा कि इस कंपनी पे हमें डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। वैसे देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया कंपनी है, और ऐसा कुछ फंडामेंटली इसमें कुछ मुझे वीक नज़र नहीं आ रहा है, और रिलेटिवली सस्ती भी है। तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन द कॉन कॉल। आई विल कम विद अनदर वीडियो।